नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बिल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो टिग यानी कि TIG इसका अर्थ है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसे आजकल GTW अर्थात गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यह एक आर्क वेल्डिंग है। इसमें टंगस्टन धातु का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में आर्क उत्पन्न की जाती है और इसमें आर्क से वर्क पीस को गर्म करके पिघलाया जाता है अर्थात वेल्ड किया जाता है इस गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के द्वारा। अब आगे पिघले वेल्ड पूल को वातावरण से दूषित होने से बचाने के लिए शील्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो है शील्डिंग गैस। शील्डिंग गैस के तौर पे हम लोग यहाँ पर आर्गन, हीलियम या इन दोनों का मिश्रण भी प्रयोग करते हैं। और देखेंगे यदि आवश्यक हो तो पूरक पदार्थ यानी कि फिलर मटेरियल का भी प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। इसमें प्रयोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी कि यह जो इलेक्ट्रोड है यह खर्च नहीं होता, इसकी खपत नहीं होती। इसकी जगह पर जो खपत होने वाला पदार्थ है वह है पूरक पदार्थ। आगे देखेंगे इसमें सिंगल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं टिग वेल्डिंग का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टिग वेल्डिंग। तो देखेंगे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग शील्डेड इनर्ट गैस वेल्डिंग की एक बहुत ही प्रमुख विधि है। इसमें वेल्ड मेटल को वातावरण की वायु से बचाने के लिए इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अक्रिय गैस, जिसमें हम लोग यूज करते हैं हीलियम या आर्गन या इन दोनों का मिश्रण। इसके अलावा इस वेल्डिंग में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच आर्क बनाई जाती है और इस वेल्डिंग में आर्क के चारों ओर आर्गन गैस यानी कि जो इनर्ट गैस है की शील्डिंग होती है। इस शील्डिंग के कारण ही आर्गन गैस पिघली हुई धातु तथा टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को ऑक्सीजन से बचाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाती है पिघली हुई धातु को, जिसमें हमारा बेस मेटल होता है और फिलर भी हो सकता है। और इस विधि में फ्लक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लक्स के स्थान पर ही इनर्ट गैस जो कि आर्गन गैस है इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए अलग से इस वेल्डिंग में फ्लक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः स्लैग भी नहीं बनता है और स्लैग दिखाई भी नहीं देता है, यानी कि ये वेल्डिंग बहुत ही साफ सुथरी बनती है। आगे देखेंगे ग्रू को पूरा करने के लिए अलग से फिलर मेटल प्रयोग किया जाता है। ग्रू अर्थात जब दो या दो से अधिक जॉब को आपस में वेल्डिंग करते हैं और अगर उन दोनों जॉब्स के बीच में गैप है तो उस गैप को भरने के लिए अलग से फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। अगर दोनों जॉब्स के बीच में कोई गैप नहीं है तो फिलर की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ जब आर्क के द्वारा उस मेटल को पिघलाया जाता है तो आपस में समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर बना के वेल्ड हो जाता है। और इस वेल्डिंग में यानी कि टिग या GTW में हाई फ्रीक्वेंसी करंट का प्रयोग किया जाता है। आर्क उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड को जॉब के नजदीक लाया जाता है, तब यह हाई फ्रीक्वेंसी करंट काम करती है। जैसे जब
इलेक्ट्रोड और जॉब की सतह के बीच 2 से 3 मिलीमीटर की दूरी रह जाती है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में स्पार्क जम करता है, जिससे जो गैप है बीच का, जो एयर पाथ है, वो आयोनाइज्ड हो जाता है और आर्क स्थापित हो जाती है। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो बीच का गैप होता है, उसके कारण बेस मेटल और जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, उसके मध्य में एयर पथ के द्वारा ही सप्लाई यानी कि विद्युत का आवागमन होने लगता है। इस कारण से ये जो पथ है आयोनाइज हो जाता है, यानी कि जो हवा है उसके बीच में आयोनाइजेशन के कारण ही वो आर्क उत्पन्न हो जाती है। और इसी आर्क का प्रयोग हम मेटल को और फिलर को पिघलाने के लिए करते हैं, जिसके द्वारा हमें वेल्डिंग प्राप्त होती है। अब देखते हैं टिग वेल्डिंग व्यवस्था के बारे में, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ टिग वेल्डिंग। तो यह आप देख रहे हैं, एक डायग्राम दिखाया गया है स्लाइड में। इस डायग्राम के माध्यम से मैं पूरी टिग वेल्डिंग यानी कि GTAW वेल्डिंग के बारे में आपको बता दूंगा और आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। यह बहुत सुंदर सा डायग्राम है और बहुत ही सरल है और वेल्डिंग की हर एक उपकरण के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो पहले हम लोग एक एक करके उपकरण देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला है, जैसा आप देख रहे हैं, पावर सोर्स। इसके बाद यह इनर्ट गैस सप्लाई है, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर इनर्ट गैस भरी हो सकती है, चाहे वह हीलियम हो या आर्गन हो। ये एक इनर्ट गैस का सिलेंडर है। इसके बाद देखेंगे ये जो भाग है, यह है फ्लो मीटर और इसके सिलेंडर के साथ लगा हुआ है रेगुलेटर और उसके बगल में कनेक्ट होता है फ्लो मीटर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेगुलेटर का काम होता है गैस को रेगुलेट करना, जितनी आवश्यकता हो उतना प्रेशर प्राप्त करना। इस रेगुलेटर के साथ ही ये फ्लो मीटर लगा होता है और फ्लो मीटर से भी गैस का फ्लो रेगुलेट करते हैं। हमें जितना गैस चाहिए आवश्यकता अनुसार उसको इसके वाल्व से, फ्लो मीटर के वाल्व से खोल दिया जाता है। तो अब देखेंगे कि गैस यहाँ सिलेंडर से निकलने के बाद कहाँ जाती है। तो देख रहे हैं कि जैसा कि लाइन में दिखाया गया है, यह जा रही है आपकी मशीन में, यानी कि टिग वेल्डिंग मशीन में जाती है, क्योंकि इसी में कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, यूनिट होता है, इसी के द्वारा कंट्रोल होती है गैस। अब दूसरा पार्ट लेते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टॉर्च। तो टॉर्च के अंदर हम लोग देख रहे हैं इसमें कई सारे कनेक्शन गए हुए हैं। पहला कनेक्शन इधर देख रहे हैं कूलिंग वाटर का, यानी कि कूलिंग टॉर्च की चाहिए। अगर एम्पियर ज़्यादा है, यानी कि वेल्डिंग के टाइम में हम ज़्यादा करंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो टॉर्च के गर्म होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए टॉर्च की कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है और कूलिंग के लिए वाटर चाहिए। तो यह एक सप्लाई लाइन है कूलिंग की, जो टॉर्च के अंदर जाती है और इस टॉर्च के अंदर सर्कुलेट होने के बाद यहाँ की गर्मी एब्जॉर्ब करने के बाद ये पानी बाहर आउटलेट में चला जाता है। आउटलेट भी मशीन के अंदर दिया हो सकता है या अलग से इसका पंप होता है, जो कि एक तरफ से टॉर्च में पानी जाता है और दूसरी तरफ से निकलता जाता है। यही पानी पूरा सर्कुलेट होता रहता है लगातार। अब इसके अलावा देखेंगे कि इसमें दो लाइन और आई हैं। तो एक लाइन हो सकती है सप्लाई की, जो कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड लीड दिखाया गया है इसमें। इलेक्ट्रोड में यानी कि जो करंट जाता है, करंट जाने के लिए ये केबल दी गई है। इसके अलावा एक दूसरी केबल दी गई है जो कि गैस की हो सकती है, क्योंकि ये जो गैस इनर्ट गैस है वो कंट्रोल पैनल में गई और रेगुलेट होने के बाद फिर ये टॉर्च में गई, यहाँ से यह शील्डिंग के काम आती है। तो जो गैस है शील्डिंग गैस, यहाँ पे टॉर्च में स्विच होता है। अगर हैंड वाला स्विच है तो यहाँ से ही कंट्रोल होगा, सप्लाई कंट्रोल होगी और जो निकलने वाली इनर्ट गैस है उसका भी कंट्रोल
यहीं से होता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, सप्लाई, इसमें विद्युत सप्लाई आ जाती है और इनर्ट गैस का भी फ्लो आ जाता है। अब देखते हैं कि ये जो दूसरा नीचे वाला पार्ट है, ये दिखाया गया है फुट पैडल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि यह ऑप्शनल होता है। इसका काम भी वही है। अगर टॉर्च में जो स्विच है ऑन ऑफ का, अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इस फुट पैडल स्विच की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका भी प्रयोग कर रहे हैं तो इस वाले स्विच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेल्डर को वेल्डिंग करने के टाइम में बहुत ही सतर्कता बरतनी होती है। अगर बहुत ही फाइन वेल्डिंग करना है और यह स्विच यहाँ पर दबाता है तो वेल्डिंग टॉर्च के हिलने का डर रहता है। हिलने से बचाने के लिए एक फुट पैडल दिया होता है, जिसके द्वारा हम करंट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से वेल्डर वेल्डिंग को कंट्रोल करता है। और अब देखेंगे कि ये जो भाग है ये है बेस मेटल। बेस मेटल वह है जिसमें हमें वेल्डिंग करनी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं ये जो रॉड है यह है फिलर मेटल, यानी कि पूरक पदार्थ। अगर दोनों वेल्ड की जाने वाली धातुओं के बीच में गैप है तो इस फिलर मटेरियल का प्रयोग करके ही हम फिलिंग करते हैं। और इसके अलावा इसमें डायग्राम में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि बस जितना ये दिखाई दे रहे हैं इसमें उपकरण, इसी उपकरणों के द्वारा ही पूरी हम GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या TIG जिसको टिग भी बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। अब देखेंगे टिग वेल्डिंग टॉर्च के बारे में। जैसा कि हम लोग अभी पिछली स्लाइड में जो टिग वेल्डिंग का डायग्राम था उसमें टॉर्च के बारे में चर्चा की थी, लेकिन इस स्लाइड में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं टॉर्च के और भागों को दिखाया गया है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखते हैं कि वेल्डिंग टॉर्च में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए एक कॉलेट लगा होता है। साथ ही शील्डिंग गैस के प्रवाह के लिए तथा शीतल जल के प्रवाह के लिए भी इसमें रास्ते बने होते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वेल्डिंग टॉर्च का जो टंगस्टन है इलेक्ट्रोड है, यह जो पतला सा आपको दिखाई दे रहा भाग, यह है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इस टॉर्च के अंदर एक कॉलेट लगा होता है। इस कॉलेट के द्वारा ही हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं। और जो आप ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं यह है सिरेमिक नोजल। ये वेरियस टाइप का होता है, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, क्योंकि वेल्डिंग के दौरान कहीं ऐसी जगह होती है जो कि बहुत ही संकरी होती है, नैरो होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पतले वाले जो सिरेमिक नोजल है उसका प्रयोग करेंगे। अगर नॉर्मल जगह है और बड़ी जगह है तो उसमें हम बड़े सिरेमिक के ये नोजल प्रयोग करते हैं। सिरेमिक का नोजल प्रयोग करने का मकसद ये होता है कि यह जो आर्क का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से यह पिघलता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सिरेमिक का ही नोजल प्रयोग करते हैं, अन्य धातुओं का नहीं। और हम देखेंगे कि इसमें एक गैस का है और वेल्डिंग करंट का और स्विच का केबल है। तो कुल मिला के हम अगर बात करें तो जो वेल्डिंग टॉर्च है टिग वेल्डिंग की, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक तो सप्लाई चाहिए होता है, और अगर अधिक करंट यूज कर रहे हैं तो हमें इसको ठंडा रखने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि एक सप्लाई के लिए केबल हो जाएगा और दूसरा ठंडा करने के लिए टॉर्च को एक वाटर का इन कनेक्शन होगा और दूसरा वाटर आउट होगा, यानी कि वाटर के दो पाइप होंगे इसमें, एक जाने की और एक दूसरी है सर्कुलेट होके बाहर आने की। इसके अलावा इसमें जो गैस है, जो कि गैस टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है इसका नाम, इसमें इनर्ट गैस होती है, तो इनर्ट गैस को इसके अंदर जाने के लिए एक पाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के हमने देखा कि एक गैस की पाइप होगी, वाटर के दो पाइप होंगे इन और आउट, और एक
केबल होगा जो कि सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं इसमें एक स्विच दिया है, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी बात की थी। ये हैंड स्विच है, इसका प्रयोग वेल्डर आसानी से कर सकता है। अगर हम एक फुट पैडल वाला भी स्विच होता है, उसका प्रयोग हम तब करते हैं जबकि बहुत ही प्रिसीशियस वेल्डिंग करनी होती है, और अगर अधिक मात्रा में वेल्डिंग करनी है तो हम आसानी से उसको फुट का प्रयोग करके इस वेल्डिंग को इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें देख रहे हैं ये कैप है, लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब दो टाइप का होता है। अगर हमें हमारे पास टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है वो बड़े साइज का होता है तो इसकी कैप बड़ी लगानी होती है। अगर छोटी लंबाई का टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है तो हम छोटी कैप से भी प्रयोग करके इसकी वेल्डिंग कर सकते हैं इसके द्वारा। और हम देखेंगे कि जब जैसे कि धारा कम होती है तो टॉर्च वायु द्वारा शीतल होती है, परंतु अधिक धारा के लिए जल शीतलित टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। अगर हम वाटर कूल्ड टॉर्च के अलावा अगर एयर कूल्ड टॉर्च का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें वाटर का कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि सिर्फ एक गैस की पाइप होगी और दूसरी केबल की कनेक्शन होगा। तो इस वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड टॉर्च में इतना ही अंतर होता है, पानी के पाइपों का अंतर होता है। पानी के दो पाइप इसमें वाटर कूल्ड में लगे होते हैं, जबकि एयर कूल्ड में पानी का पाइप नहीं होता है। अब बात करते हैं गैस फ्लो मीटर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उपकरण है GTW या टिग वेल्डिंग का। तो देखेंगे कि गैस फ्लो मीटर के बारे में, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, यह एक गैस फ्लो मीटर है। तो इसके बारे में जानेंगे। गैस फ्लो मीटर हस्त द्वारा प्रचालित निडल वाल्व होता है। इसका प्रयोग गैस निकलने की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्रति घंटे 600 लीटर से 2100 लीटर गैस की मात्रा मापी जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह कैलिब्रेट हुआ है लीटर पर आवर में, लेकिन कुछ फ्लोमीटर होते हैं जिसमें कि लीटर पर मिनट में भी कैलिब्रेशन किया हुआ होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि बॉबिंग और फ्लो राइजिंग विद इंक्रीज ऑफ फ्लो रेट, इसके ऊपर एक बॉल होती है या जैसा कि एक फ्लोट होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो जब हम फ्लो गैस का फ्लो देखते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसके ऊपर जो बॉबिंग होती है, बॉल होती है, गैस के फ्लो के कारण वह ऊपर हवा में तैरने लगती है। जब ये बॉल जिस मार्किंग के ऊपर जाती है तो समझ जाते हैं कि हमें इतनी गैस फ्लो यानी कि इतने लीटर पर आवर या लीटर पर मिनट का स्पीड से हमें गैस मिल रही है। इसमें हम लोग अगर नॉर्मल गैस टंगस्टन इनर्ट वेल्डिंग करते हैं तो लगभग 15 से 20 लीटर पर मिनट का फ्लो हम लेते हैं जो हम नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हमें बड़ी यानी कि मोटी प्लेट्स की वेल्डिंग करनी है तो अधिक फ्लो यानी कि इनर्ट गैस की अधिक आवश्यकता होती है, तो उसके अनुसार हम इसका फ्लो रेट चेंज कर सकते हैं। इसमें एक खास बात और बता देता हूँ कि अगर वेल्डर GTW या टिग वेल्डिंग कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि फ्लो रेट ज़्यादा है या कम है या उचित है। तो अगर वह कुशल वेल्डर होगा तो अगर फ्लो रेट ज़्यादा हुआ तो जान जाएगा कि फ्लो रेट ज़्यादा है। उस टाइम में होगा क्या कि जो आर्क बनेगा वो आर्क स्थिर नहीं रहेगा और जो बेस मेटल है उसके ऊपर इधर से उधर भागता रहेगा, यानी कि स्थिर तरीके से उसमें बीड नहीं बन पाती है। और यदि फ्लो रेट इनर्ट गैस का कम है तो कैसे पता चलेगा वेल्डर को, तो देखेंगे कि कम होने के कारण जो गैसें निकलती हैं, जैसा कि आपने अभी हम टॉर्च का डायग्राम देखा था, उसमें एक सिरेमिक का नोजल लगा था और उस सिरेमिक के बीचों बीच में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड निकला होता है। तो उस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के चारों तरफ और
नोजल के अंदर से इनर्ट गैस का फ्लो रहता है। अगर इनर्ट गैस कम हुई तो उस दशा में होगा क्या कि जो आर्क बन रही है उसकी शील्डिंग इनर्ट गैस के द्वारा नहीं हो पाएगी, और जो वायुमंडल की गैसें हैं वह बेस मेटल को यानी कि पिघले हुए मटेरियल को खराब कर देंगी। इसके साथ ही साथ टंगस्टन का इलेक्ट्रोड भी ऑक्सीडाइज होकर जल जाता है। इस कारण से वेल्डर को पता चल जाएगा कि जो इनर्ट गैस का फ्लो है वो कम है, और अगर उचित फ्लो होगा तो ही वेल्डिंग करने में आसानी रहेगी। इसलिए इस फ्लोमीटर का बहुत ही महत्व है। इसके द्वारा उचित मात्रा में गैस की सप्लाई लेने पर ही उचित तरीके से वेल्डिंग हो पाएगी। अब बात करते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड की, चूँकि टंगस्टन के नाम पर ही, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के नाम पर ही टिग वेल्डिंग का नाम पड़ा है, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि टिग में का फुल फॉर्म देखें तो टिग का टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। इसी प्रकार GTAW में भी गैस टंगस्टन आता है, यानी कि ये टंगस्टन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पार्ट होता है, और इस इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम ज़्यादातर टिग वेल्डिंग में करते हैं। इसके अलावा इसमें जिरकोनियम का भी कुछ हद तक प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, लेकिन हम बात करेंगे अगर टिग वेल्डिंग की टंगस्टन की, तो यह सर्वाधिक प्रयोग होता है, और टिग वेल्डिंग प्रक्रम में साफ एवं उच्च व्यास वाले इलेक्ट्रोड को वरीयता दी जाती है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड की सतह पॉलिश की जाती है। कभी कभी अन्य सतह फिनिश के इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला जिरकोनियम का भी कभी कभी प्रयोग होता है। लेकिन जब टंगस्टन का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं टिग वेल्डिंग टॉर्च में, तो इसकी जो किनारे की सतह है यानी कि इसका कोण है, इसका एंड है, जो कि टॉर्च की तरफ से दिखाई देता है, जो आर्क पैदा करता है, तो उसकी हमें एज को प्रिपेयर करना पड़ता है, शार्प करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ जैसे कि हमें पेंसिल का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, अगर हमें पतली लिखाई की ज़रूरत होती है तो पेंसिल को शार्प किया जाता है। जिस तरह से पेंसिल दिखाई देती है शार्प करने के बाद, छीलने के बाद शार्पनर से, उसी तरीके से जो ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है इसको भी शार्प किया जाता है ग्राइंडर के द्वारा। आगे बात करते हैं शुद्ध टंगस्टन फ्यूजन पॉइंट के साथ ताप का एक अच्छा प्रतिरोध होता है, और शुद्ध टंगस्टन में कम मात्रा में धातु ऑक्साइड की अगर अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखेंगे कि GTAW का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ GTAW। तो बात करते हैं इस वेल्डिंग का प्रयोग निम्नलिखित धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। पहला है सभी प्रकार के कार्बन स्टील और कॉपर तथा उसकी अन्य मिश्र धातु पर भी इसके द्वारा आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे एल्युमिनियम तथा उसकी मिश्र धातुओं पर, और मैग्नीशियम तथा इसकी भी मिश्र धातुओं पर आसानी से GTAW के द्वारा यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के द्वारा इसमें हम वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मोनल मिश्र धातुओं पर और टाइटेनियम और जिरकोनियम पर भी हम इसके द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी है, सोना आदि को वेल्ड करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गेट वॉल तथा स्टील पाइपों की वेल्डिंग में भी इस विधि का प्रयोग बहुत आसानी से किया जाता है। इसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो धातुएं हैं इन सभी पर इस वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण वेल्डिंग होती है। अब बात करते हैं कि GTAW के क्या लाभ हैं अन्य वेल्डिंग प्रक्रमों की तुलना में। तो देखेंगे कि GTAW के द्वारा लगभग सभी धातुओं की वेल्डिंग की जा सकती है, जैसे कि हम लोगों ने
अभी पिछली स्लाइड में बात की थी कि बहुत सारे जो वेल्डिंग धातुएं हैं वेल्डिंग के लिए, उन पे बहुत आसानी से इस वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग की जा सकती है। इसके अलावा देखेंगे कि इसके द्वारा दो अलग धातुओं को भी एक साथ जोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर दो अलग अलग धातुएं जैसे कि पीतल को तांबे के साथ या तांबे को एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम को मैग्नीशियम के साथ या लोहा को तांबे के साथ या किसी भी अन्य अलग अलग जो धातुएं हैं उसको एक साथ बहुत ही आसानी से इसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे कि इसमें ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र यानी कि हीट अफेक्टेड जोन जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HAZ, यह बहुत ही कम होता है क्योंकि हीट अफेक्टेड जोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेल्डिंग करने के टाइम। अगर हीट अफेक्टेड जोन अधिक होता है तो जॉब में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, डिस्टॉर्शन हो जाता है या क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हीट अफेक्टेड जोन जिस किसी बिल्डिंग में सबसे कम होता है तो वह एक अच्छी बिल्डिंग मानी जाती है। और देखते हैं कि GTW का प्रयोग करने से स्पैटरिंग की समस्या नहीं होती है। यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर SMAW है जो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं, उसमें वेल्डिंग के दौरान बहुत सारी धातु की छोटी छोटी बॉल्स छिटकती रहती हैं बेस मेटल के ऊपर और उसके चारों तरफ भी। तो लेकिन ये GTW वेल्डिंग है, इसमें यह स्पैटरिंग वाली समस्या नहीं होती है और इसमें धातु जमा करने की दर यानी कि रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा यह वेल्डिंग सभी स्थितियों में ऑल पोजीशन ऑफ वेल्डिंग यानी कि 1G हो, 2G हो, 3G हो, 4G हो या पाइपों की वेल्डिंग हो, 5G हो या 6G हो, उसमें बहुत ही आसानी से इसके द्वारा वेल्डिंग की जा सकती है। अब बात करेंगे GTW की हानियों के बारे में यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ GTW या टीट। तो देखेंगे इसके उपकरणों का सेट दूसरे उपकरणों के सेट की तुलना में अधिक महंगा होता है। यानी कि यह जो वेल्डिंग विधि है ये काफ़ी महंगी होती है और इसमें अन्य प्रक्रमों की अपेक्षा अधिक चमकीली अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न होती हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर वेल्डर चश्मे या फेस शील्ड का प्रयोग या वेल्डिंग स्किन का प्रयोग नहीं करता है तो उसको आंतराय की समस्या हो जाती है। यह किरणें, इन्हीं किरणों के द्वारा ये प्रॉब्लम्स आती है। और देखेंगे कि इसमें धातु निक्षेपण दर बहुत ही कम होती है, यानी कि जो डिपोजिशन रेट होती है मेटल का वह भी काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं GTW की सीमाओं के बारे में। तो यानी कि इसकी क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ GTW। तो यह विधि अधिक मोटी चादरों की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती है और इसमें पेनिट्रेशन भी कम प्राप्त होता है। इसके अलावा इस विधि में 300 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा पर वेल्डिंग गन को ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर हम 300 एम्पीयर से ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए तो उसके लिए हमें वाटर कूल टॉर्च की ज़रूरत होगी। इसके अलावा सील्डिंग गैस को नियंत्रित करने के लिए उचित साधनों की आवश्यकता होती है, अतः हल्की सील्डिंग गैसों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग पिछली स्लाइड्स में बात किए थे कि सील्डिंग गैस को नियंत्रित करने के लिए फ्लोमीटर और रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें और देखेंगे कि इस विधि में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा उनके एलॉय की वेल्डिंग के लिए AC वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत होती है, जबकि अन्य धातुओं के लिए DC वेल्डिंग मशीन के द्वारा ही वेल्डिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं हम लोग आज के प्रशिक्षण के सारांश की। तो आज हम लोगों ने चर्चा की GTW वेल्डिंग के परिचय के बारे में
वेल्डिंग का सिद्धांत के बारे में चर्चा की। वेल्डिंग की व्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि कैसे डायग्राम और इसके उपकरण एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्या इसका लाइन डायग्राम होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। उसके अलावा हम लोगों ने वेल्डिंग टॉर्च, गैस फ्लोमीटर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग के अनुप्रयोगों की भी बात की थी। इसके साथ ही लाभ, हानियाँ और सीमाओं के बारे में हम लोगों ने आज के प्रशिक्षण में बात की थी। तो आज के प्रशिक्षण का जो संदर्भ था वो मैंने लिया संतोष चौहान लेखक वेल्डर थ्योरी, जो कि नीलकंठ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है, और प्रीतम ठाकुर के द्वारा लिखी हुई वेल्डर थ्योरी, जो कि रॉयल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके अलावा कुछ जानकारी मैंने www.wikipedia.org से भी ली है। तो आज मैंने आपको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।